गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखिए अभ्यास 3A पूर्णांक क्लास 6 की प्रश्नावली हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 3(2) के लिए हल कर लिया था, ठीक है। और इसमें अभ्यास 3A पूर्णांक क्लास 6 का हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले है पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि पूर्णांक क्या होती है? संख्या। तो पूर्णांक वे होते हैं जो यानी कि ऋण में संख्या होती है और धन में भी संख्या होती है, ठीक है। तो इस पर आधारित देखिए प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सारणी में देख रहे हैं 19, 23, 25, फिर 29 है। फिर देखिए इधर तो यानी कि धनात्मक चल रहे थे, इधर हैं देखिए ऋणात्मक। तो देखिए इधर 29 धन के हैं, इधर ऋण के हैं। फिर देखिए 25 हैं, इधर देखिए प्लस के हैं। इसी प्रकार से नीचे वाली सारणी में देखते हैं 17 प्लस और इधर माइनस। तो यहाँ पर देखिए 13 हैं प्लस के, तो यहाँ पर कितने आएंगे? माइनस के 13 आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। इसी तरह से देखिए प्रश्न दूसरा क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ देखिए 5, फिर ऋण 8, फिर ऋण 5, फिर देखिए 8। यानी इसमें किस प्रकार से चल रहे हैं? 5 है यहाँ पर, फिर देखिए ऋण 8 लिए, फिर ऋण 5 लिए, फिर 8। तो देखिए एक ऋण की संख्या और एक बार फिर धन की है। इसी प्रकार से ऋण के 8, फिर देखिए धन के। तो यहाँ पर देखिए 11 हैं, फिर देखिए ऋण के 14 हैं। तो देखो 11 धन के आ गए, फिर ऋण के आ गए 11। तो यहाँ पर जब ऋण के 14 आए हैं तो यहाँ पर किस प्रकार के आएंगे? धन के 14, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नांकित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। तो पूर्णांक के रूप में लिखना है, यानी कि जो हिंदी में लिखा हुआ है इसे हम एक पूर्णांक संख्या के रूप में लिखना है। 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। देखो इसे हम एक संख्या के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। पहले रफ्तारी कर लेते हैं कुछ। देखिए किस प्रकार से करते हैं। ऊपर दिशा यानी कि ऊपर होती है उत्तर, उत्तर के लिए धन दिशा से दर्शाते हैं। इधर देखिए उत्तर के नीचे यानी कि दक्षिण, दक्षिण दिशा में जब जाते हैं तो उसे ऋण में देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जब पूर्व दिशा में जाते हैं तब ऋण में, और पश्चिम दिशा के लिए धन में। अगर सवाल कहता है ऊपर के लिए तो हम प्लस में जाएंगे, और नीचे के लिए तो भी माइनस में जाते हैं, ठीक है। अगर आगे जब चलते हैं तो प्लस में, और पीछे के लिए माइनस में, ठीक है। तो इतना हमने अब समझ लिया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का ताप। तो 0 कहाँ पर होगा? यहाँ होगा। अब 0 से अगर हम नीचे चलेंगे तो किस में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। तो कितना चलना है? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हम -4 डिग्री सेल्सियस ताप लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 7 कदम पूर्व। अब पूर्व को चलना है तो पूर्व देखिए किधर को चलना है? माइनस में चलना है, तो माइनस का 7, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 3.28 रुपये की हानि। जब हानि हो जाती है तो वो भी किस में होती है? माइनस में होती है। हानि के लिए माइनस में हो गई, ठीक है। 3.28 की हानि हो गई। इसी प्रकार से 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। तो पश्चिम का विस्थापन है, पश्चिम किधर है? देखिए पश्चिम इधर है, तो पश्चिम इधर किस में होता है? माइनस में, वो प्लस में होता है, ठीक है। तो जब प्लस में होता है तो हम क्या करेंगे? प्लस और 18 लिख दिया था, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। अब देखिए हम ऊंचाई पे जाना है, तो देखिए ऊंचाई पे यहाँ से मान लो 0 से हम ऊपर चलेंगे तो किस में चलेंगे? प्लस में। तो इसलिए हम क्या करेंगे? प्लस 1000, ठीक है। प्लस 1000 मीटर है तो मीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो भी इकाई वो हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखिए प्लस माइनस जो पूर्णांक के रूप में हमें लिखना था वो हमने लिख लिया है, ठीक है। इसी तरह से अगला देखिए प्रश्न संख्या 4 है, योगात्मक प्रतिलोम लिखिए।
यानी सवाल ये कहता है योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी संख्या का उल्टा करना। अगर योगात्मक प्रतिलोम है तो योग का उल्टा क्या होता है, घटाव। तो घटाव यानी कि अगर धन की संख्या है उसे ऋण की कर देना है, उल्टा करना है इसमें, ठीक है। तो जब यहाँ पर है फर्स्ट धन 9 का योगात्मक प्रतिलोम, तो उसका उल्टा कर दीजिए। धन की संख्या है तो किस में कर देंगे, ऋण में कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ऋण 21 का योगात्मक प्रतिलोम, तो जब ऋण के 21 हैं तो किस में कर देंगे, धन में कर देंगे, ठीक है। धन वैसे आगे लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर लगाना चाहते हो तो लगा दीजिए, पर आगे लगाया नहीं जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा है धन 39 का योगात्मक प्रतिलोम। तो धन 39 का कितना होगा, ऋण 39, ऋण 41 का योगात्मक प्रतिलोम, तो ऋण की संख्या है तो ये भी हम किस में कर देंगे, धन में कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है धन 91 का योगात्मक प्रतिलोम। अब धन के 91 हैं तो किस में कर देंगे, ऋण में कर देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखिए प्रश्न संख्या 5 है, निम्न पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। निम्न पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। देखिए संख्या रेखा जो हमारी दी हुई है, इस पर हमें ये जो निम्न पूर्णांक दिए हुए हैं उनको प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो सभी जानते हैं कि देखिए 0 से दाईं ओर संख्या किसकी होती है, प्लस की होती है, यानी कि प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए माइनस के होता है, यानी कि माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस का 3 4, फिर देखिए 5 6 7 8 और माइनस का 9, ठीक है। 9 तक हमने इधर भी लिख लिए। अब देखिए का नंबर जो है वो धन के 4 हैं, तो धन का 4 हमें कहते चलना 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तक, तो यहाँ हम लिख देंगे का, ठीक है। इसी तरह से हमें माइनस का 9 दर्शाना है, तो माइनस के 9 किधर हैं, 0 से चलिए माइनस का 9 ये है, यानी कि ये बिंदु जो है यहाँ पर वो हमें क्या बता रहा है, खा पॉइंट है ये हमारा, ठीक है। यहाँ तक ये कितने हैं, 9। अब हमें कहाँ पर दर्शाना है, धन का 7, तो धन का 7 कहाँ मिलेगा, देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं का नंबर, ठीक है। हाँ वैसे देखो मैंने ये सब बता दिया, पर सबको नहीं लिखना है, कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हम अपने बिंदुओं को ही लिख सकते हैं। इसी प्रकार से घा नंबर है -3, तो -3 कहाँ पर मिलेगा हमें, 0 से बाईं ओर, देखिए माइनस का 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा घा नंबर, ठीक, 3 पर, ये घा नंबर हो गया। इसी तरह से अड़ा है, अड़ा के कितने हैं, -6, तो माइनस का 6 कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, यहाँ लिख दीजिए अड़ा नंबर, ठीक है। ये अड़ा हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए हम हल करने जा रहे हैं 6, प्रश्न संख्या 6 के लिए देखिए निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर है, ए बिंदु धन 7 है, कौन सा बिंदु ऋण 7 है। देखिए एक संख्या रेखा हमारी जो दी हुई है, इसमें हम देखते हैं कि जब धन 7 है, धन 7 कहाँ पर है, ए बिंदु पर है, यानी जितने 0 से ऊपर हमारे पास यानी कि 10 वो 7 होंगे, धन 7 होगा तो उसका विपरीत बिंदु कहाँ होगा, जस्ट उसके अपोजिट में होगा, यानी कि नीचे होगा, ठीक है। तो पहले चेक करके देखते हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 7, पूरे 7 हैं यहाँ पर, है ना, तो 7 ही नीचे होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कौन सा बिंदु मिला हमें, ई, ठीक है। इसका विपरीत बिंदु कौन सा है, ई बिंदु है, ठीक है। इसी प्रकार से खा देखिए बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। अब बी बिंदु देखिए कहाँ पर है, बी ये है। अब ये इसका पूर्णांक देखना है, देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, अब जब नीचे चल रहे हैं तो कौन सा होगा ये, -3, ठीक है, -3।
इसके बाद है गा नंबर, बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताओ। तो बी का विपरीत बिंदु किधर होगा, ऊपर। माइनस का 3 है ये, तो यहाँ पर कितने होंगे, प्लस के 3। गिन के देखते हैं, 1 2 3, यानी कि सी नंबर आ रहा है। ठीक है, तो बी का विपरीत बिंदु कौन सा है, सी। ठीक, इसी प्रकार से घा नंबर देखिए, बिंदु डी के एल, कितने बिंदु हैं, डी के और एल से निरूपित पूर्णांक हैं। तो डी के कौन से हैं, चेक करके देखते हैं। डी कहाँ पर है, ये है डी। गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि डी का जो बिंदु है वो कौन सा है, 5। डी का बिंदु 5 है। इसके बाद में के लिए देखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, के का बिंदु कौन सा है, 5। वो भी नीचे है, तो जब नीचे के लिए क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। ठीक है, एल देखिए कहाँ पर है, एल यहाँ पर है, यानी कि 7, धन 7 है। ए का बिंदु तो नीचे के लिए कितना होगा, एक कम होगा, यानी कि धन के कितने, 6। ठीक है, हाँ, ये भी धन लगा दीजिए, वैसे कोई गलती नहीं है इसमें। अड़ा नंबर है, बिंदुओं डी के एल के विपरीतों को बताओ। यानी कि डी का जो विपरीत है वह बताना है, और के का एल का। तो विपरीत देखिए, सबसे पहले डी का विपरीत देख रहे हैं। डी देखिए कहाँ पर है, ये है डी। ठीक है, तो डी का विपरीत कौन सा होगा, 1 2, तीसरा है स्थान ऊपर से, इधर से भी गिन लीजिए, 1 2 3, यानी डी का कौन सा हो गया, के। ठीक, डी का कौन सा हो गया, के। इसी तरह से अगला देखिए, के का कौन सा होगा, फिर विपरीत बिंदु के का हो जाएगा कौन सा, डी। के का कौन सा होगा, डी। अब एल का देखिए, एल कहाँ पर है, ये है, तो एल ऊपर से नीचे है 1, तो यहाँ से 1 से नीचे चलेंगे तो एम। एल का विपरीत बिंदु कौन सा होगा, एम। इस प्रकार से हमने डी के और एल के विपरीतों को देख लिया। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न 7 है, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। तो सभी पूर्णांक लिखना है इनके बीच के। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि ये संख्या है हमारी, इसी संख्या का प्रयोग करके देख लेते हैं। तो बीच वाली पूर्णांक लिखना है, तो -2 और धन के 3 तक का चलना है बीच में। तो माइनस का 2 देखिए यहाँ पर है। ठीक है, और धन के 3 कहाँ पर है, ये है। इसके बीच में कौन कौन से पूर्णांक आ रहे हैं उन्हीं को लिखना है। ठीक है, देखिए माइनस का 1, -1, और फिर इसके बाद कितने आएंगे, 0, फिर 1, और फिर 2, ये प्लस के रहेंगे। ठीक है, और फिर देखिए 3 आ जाएंगे। ठीक, यहाँ तक चलना है हमें। इसी तरह से 0 से 6 तक चलेंगे, तो 0 के बाद कितना आता है, यानी कि प्लस का 1 आएगा, फिर प्लस के 2 और 3 4 और 5। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए, का नंबर है -4 से प्लस के 4 तक चलना है। तो माइनस के 4 देखिए कहाँ पर है, ये है, यहाँ से और हमें कहाँ तक चलना है, प्लस के 4 तक। प्लस के 4 तक, यानी कि यहाँ तक चलना। तो बीच वाले पूछ रहा है, तो बीच वाले 3 से और प्लस के 3 तक लिख देंगे। तो -3, -2, -1, फिर देखिए 0, और फिर 1 और 2 और 3। ठीक है, ये पूर्णांक हो गए हमारे। इस तरह से हमें बीच के पूर्णांक लिखेंगे। इसी तरह से अगला देखिए, घा नंबर है -5 और धन 2, है ना। इनके बीच के पूर्णांक लिखना है। तो देखिए सारणी में रेखा पर देखते हैं, -5 से और 2 के बीच। तो देखिए ये है, और इनके बीच के, तो -4 और 2, 1 तक चलना है हमें। -4, -3, -2, और फिर -1, फिर देखो 0 आ जाता है, फिर धन के चलेंगे 1, और फिर कहाँ तक चलना है, 2 तक। तो 2 के बीच के लिखना है, इसलिए हम 2 को लिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2 को नहीं लिखेंगे। इसी तरह से अड़ा नंबर देखिए, -3 से धन 5 तक। तो -3 के बाद कितने आएंगे,
2। देखो यहाँ पर ऋण 3 के बाद कितने आएंगे, ऋण 2, ठीक है। और कहाँ तक चलना है, 5 तक, तो 5 यहाँ पर मिलेंगे। फिर देखिए माइनस का 1 0, फिर देखो 1 और फिर 2 3 और फिर 4, ठीक है, क्योंकि 5 तो पहले से लिखा है तो 5 के लिए नहीं लिखेंगे। 4 नंबर है ऋण 8 से 4 तक, तो ऋण 8 के बाद कितना आएगा, ऋण 7, ऋण 6, ऋण 5 और ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2 और ऋण 1, फिर आ जाएगा 0, 1 धन का चलेगा, फिर 2 और धन के फिर 3, ठीक है। अब देखो 4 तो लिखा ही हुआ है पहले से ही, तो ये हमारे बीच के पूर्णांक हुए, ये बीच के पूर्णांक हैं। इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 है, निम्न पूर्णांकों के बीच के पूर्णांकों को आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। कैसे क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए 2 के बाद की संख्या होनी चाहिए और 5 से पहले तक लिखना है, क्योंकि 2 और 5 के बीच में ही तो लिखना है, ठीक है। तो इसी रेखा का प्रयोग करेंगे। देखिए कहाँ से 2 से और कहाँ तक, 5 तक, ये 2 हैं यहाँ पर और ये 5 हैं, तो 2 और 5 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, 3 और 4, तो 3 लिख देंगे और 4, ये हमारे इसके बीच के पूर्णांक हुए। इसी तरह से माइनस का 4 और 0 तक के बीच में लिखना है, तो माइनस का 4 कहाँ पर है, ये है माइनस का 4, और 0 कहाँ पर है, ये है। इनके बीच में देखिए -3, 2 और माइनस का 1, तो ये लिख देंगे -3, -2 और -1, ठीक। इसी तरह से 3 और 8 के बीच में लिखना है, तो 3 के बाद कितने आते हैं, 4, 5, 6 और 7, ठीक। इसी प्रकार से घ नंबर है 0 और 4 के बीच के पूर्णांक लिखिए, तो 0 के बाद कितना आएगा, 1, 2, 3, ठीक। और 4 के बीच के लिखना है, इसलिए हम 4 को नहीं लिखेंगे। फिर है माइनस का 5 और माइनस का 2 तक चलना है, तो माइनस का 5 के बाद कितने आएंगे, माइनस के 4, माइनस का 3 और देखिए 2 तो लिखे ही हुए हैं, इसलिए हम 2 के लिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखिए माइनस का 1 और 4 के बीच में, तो माइनस का 1 देखिए कहाँ पर है, ये है, और 4 कहाँ है, ये है, तो ये 0 फिर 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने देखिए पूर्णांकों के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में इसके देखिए 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो हैं अभ्यास 3A, यही जो अभी कर रहे थे उसमें नवा प्रश्न है, निम्नांकित के मान ज्ञात करो। निम्नांकित के मान ज्ञात करो, मान यानी कि देखो ये निरपेक्ष मान होता है, यहाँ पर निरपेक्ष नहीं दिया हुआ है, पर ये जो कोष्ठक लगा हुआ है वो निरपेक्ष मान में, यानी कि कोई भी कोष्ठक होता है उसका निरपेक्ष मान जब निकालते हैं तो वह संख्या धन में लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ है -13 है, तो इसमें किस में कर देंगे, +13 में। इसी तरह से ये देखो 12 हैं, तो 12 तो प्लस में ही है पहले से ही, तो इसको ऐसी प्रकार से लिख देंगे। ये देखो माइनस का 37 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 37। इसी तरह से यहाँ पर देखो 0 है, 0 तो धन का होता है और ना माइनस का होता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर है 47, माइनस के हैं तो ये भी प्लस के कर दीजिए, माइनस हटा दीजिए इसका, 47। यहाँ पर देखो 101 है, ये पहले से ही धनात्मक संख्या है, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 है, सत्य असत्य बताओ, यानी कि जो सत्य कथन है वह सत्य है लिखना है और असत्य कथन के सामने असत्य लिखना है। सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। अब देखिए पूर्णांक की बात कर रहा है, पूर्णांक सबसे छोटा 0 है, तो हमने पहले ही बताया था और देखिए फिर से समझा रहे हैं। पूर्णांक संख्या जो है 0 से, पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3
4, है ना, डॉट डॉट चलती रहती है। लेकिन जब पूर्णांक आता है तो पूर्णांक देखिए धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, ठीक है, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक में ही होते हैं। तो पूर्ण संख्या जो है, यानी कि सवाल ये कहता है कि सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। अब देखिए शून्य से छोटे भी तो पूर्णांक और होंगे, है ना, इसलिए यह कथन कैसा है, असत्य है। कैसा है, असत्य है ये, क्योंकि शून्य से भी छोटे पूर्णांक होते हैं, ठीक है, जो संख्या माइनस में होती है वह सभी संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं। इसी तरह से अगला देखिए, अगला क्या है, शून्य का विपरीत नहीं होता है। तो देखिए शून्य एक बार आता है और शून्य के बाद कोई शून्य नहीं आता है, क्योंकि शून्य न तो ऋण का होता है और ना ही धन का होता है, ठीक है। अतः इस प्रकार ये कथन हमारा सत्य है। कैसा है, सत्य है। इसी तरह से इसमें देखिए माइनस का 17 है और इधर देखिए माइनस के 5 हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि माइनस का जो 17 है वह माइनस के 5 से बड़ा है, ठीक, ये निशान लगा हुआ है, यानी कि कैसा है, ये बड़ा है। तो देखिए ऋण की संख्या, जो ऋण की संख्या होती है वह बड़े होते हुए भी छोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं कोई, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, तो ये तो 5 रुपए का ऋणी है। कितने का है ये 5 रुपए का है, और ये कितने का है, ये 70 रुपए का ऋणी है। तो कौन सा छोटा होगा, ये वाला छोटा होगा, ठीक है। अतः ये कथन असत्य है, ठीक। इसी प्रकार से अगला देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कोई हम ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं, मान लिया ऋणात्मक 8 ले लिया, इसका प्रतिलोम कितना होगा, योगात्मक प्रतिलोम धन का हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए कौन सा बड़ा है, ये क्या कहता है, बड़ा होता है ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ये कह रहा है कि ये बड़ा है। बताइए कैसे बड़ा है ये, क्योंकि धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, असत्य, ये असत्य हो गया, ठीक है। 4 नंबर देखिए, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, हाँ है, क्योंकि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, शून्य अपने योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है, ठीक है। अतः ये कथन असत्य है। ठीक, देखिए आज हमने अभ्यास 3A प्रश्नावली को हल कर लिया है। अगली प्रश्नावली में 3B हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।